जय हिंद। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक तो भैया फिजिक्स, लेकिन फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर समाप्त हुआ, न्यूमेरिकल भी समाप्त हुआ। अब सिलसिला शुरू होने वाला है आज से रसायन विज्ञान मीन्स केमिस्ट्री का। आज से पढ़ेंगे केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, बिंदास तरीके से पढ़ेंगे, एकदम विधिवत चीजें क्लास में ही आपको लर्न हो जानी चाहिए, इस तरीके से पढ़ाया जाएगा। बस धैर्य के साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना ज्यादा टाइम को वेस्ट किए हुए रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान अंग्रेजी में बाबू साहब इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री। बच्चे गलती से इसको केमिस्ट्री बोलते हैं, लेकिन केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री है। तो सबसे पहले भैया थोड़ा सा इसकी परिभाषा को जानेंगे कि है क्या आखिर। इसके हिस्ट्री के बारे में नहीं चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा हमको आपको लेना देना नहीं है। तो ये है क्या, इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद इससे जुड़ी कुछ आगे की बातें हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि हमारा रसायन विज्ञान है क्या, केमिस्ट्री है क्या। तो जैसा कि आप लोग परिभाषा पढ़े रहे होंगे, बहुत से लोग, बहुत सारे टीचर बताए रहे होंगे अभी तक, या नहीं बताए हैं तब भी हम आपको बता रहे हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। जैसे कह दिया जाए कि विज्ञान की वह शाखा, भाई विज्ञान ही है। विज्ञान का एक भाग ये भी है, विज्ञान आपके बहुत प्रकार रखते हैं, जिसमें से हम आप लोग मेनली 3 टाइप्स ऑफ साइंस पढ़ते हैं। मीन्स 3 प्रकार के विज्ञान को जानते हैं। उन्हीं 3 प्रकारों में से बहुत सारे प्रकार आपके बन गए हैं। जैसे आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन्हीं 3 विज्ञानों से आपके बहुत सारी शाखाएं बनी हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं? रसायन विज्ञान। तो इसीलिए हमने कहा कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। फिर से सुनिए, गौर कीजिएगा। आई रिपीट, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर भैया आपका एक नाम आया, पदार्थ। क्या आया? पदार्थ। ये आखिर पदार्थ है क्या? ये पदार्थ है क्या? इसी पदार्थ का दूसरा भी नाम है द्रव्य। आखिर इस परिभाषा में, रसायन विज्ञान की परिभाषा में क्यों पदार्थ शब्द ही इंक्लूड कर दिया गया है कि पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन के बारे में अध्ययन कर ले, वही रसायन विज्ञान कहलाता है। तो कुछ न कुछ तो बात होनी चाहिए, तभी तो ये पदार्थ शब्द ला करके इसमें रखा गया। तो बस बात यही है कि हमारे आपके ब्रह्मांड में लगभग जितनी भी वस्तुएं हैं 99% सभी की सभी पदार्थ हैं। सभी के सभी क्या है? पदार्थ हैं। इसलिए इसमें कह दिया कि अगर पदार्थ के गुण, संरचना, संगठन के बारे में अध्ययन कर लिया जाए तो ये हमारा रसायन विज्ञान कहलाता है। मतलब पदार्थ सब कुछ है, हम पदार्थ हैं, मेज, कुर्सी, टेबल पदार्थ है,
ईंट, पत्थर सब पदार्थ है। मीन्स दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब पदार्थ है। तो जब पदार्थ के बारे में ही अध्ययन कर लिए, पदार्थ के गुण के बारे में अध्ययन कर लिए, आखिर उसका गुण कैसे है, उसकी संरचना किस प्रकार से है, उसके बारे में अध्ययन कर लिए, तो सभी के बारे में अध्ययन कर लिए, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबके बारे में अध्ययन कर लिए। तो वही इसमें शब्द आया क्या आपका पदार्थ। कौन सा शब्द आया? पदार्थ। अब आप लोग ये पदार्थ का नाम तो सुने ही रहे होंगे कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन आई रिपीट, लेकिन आज से आप लोग जानोगे पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। क्या हमने बताया भाई? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मैटर स्टेट मीन्स पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। अभी आप लोग केवल 3 जानते थे, लेकिन आज से आप लोग जानेंगे कि पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। आइए हम आप लोग देखते हैं कौन कौन सी वे 5 हैं। तो हम एक ग्राफ का एक स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। तो सबसे पहली अवस्था आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठोस। दूसरी अवस्था क्या है भैया? द्रव, ठोस, द्रव। और तीसरी अवस्था क्या है भैया? गैस। अंग्रेजी में सॉलिड बोलेंगे, लिक्विड बोलेंगे, और गैस को गैस ही बोलेंगे। और चौथी क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है भैया, प्लाज्मा। 5वीं क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये आपकी क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की क्या है? अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं भैया हमने बताया? 5, जो आपके सामने रिप्रेजेंट है। तो एक एक को पढ़ा जाए। ठोस क्या है? आप अच्छी तरीके जानते होंगे कि ठोस क्या है। ठोस एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है या ऐसी अवस्था है पदार्थ की जिसमें उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। मीन्स ठोस अवस्था में पदार्थ के अणु जो होते हैं बहुत नजदीक होते हैं और इनके बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ये अणुओं को एक दूसरे से खींचकर, मीन्स जैसे कहते नहीं, अणुओं के बीच क्या कहते हैं? फोर्स ज्यादा लगता है और एक दूसरे को इकट्ठा किए रहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। फिर से हम बता रहे हैं, आई रिपीट, कि ठोस में आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इनके बीच अणुओं की दूरी बहुत कम होती है। वो क्यों कम होती है? क्योंकि इनके बीच अणुओं को आकर्षित करने का गुण अधिक होता है। वे एक दूसरे को, अणु जो होते हैं, एक दूसरे अणु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। समझ में आई बात? तो आइए देखिए, तो हम लिखेंगे क्या? आकार और आयतन दोनों निश्चित। होता है। समझ में आई बात? और जो हमने बताया, इनके बीच अणु जो होते हैं बहुत नजदीक होते हैं। अणु क्या होते हैं? बहुत नजदीक होते हैं, जिससे कि इनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है। और द्रव क्या है भैया आपका? द्रव में आपका आयतन तो निश्चित होता है। आयतन तो क्या होता है? निश्चित होता है, बट आकार निश्चित नहीं होता। अगर समझोगे बात को
तब तो ठीक है, नहीं रटते रटते क्लास से आगे निकल जाओगे, लेकिन बात समझ में नहीं आएगी कि ये आकार जो हमने बताया अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या था आपका भैया, जैसे आपका ईंट पत्थर या कोई पदार्थ धातु हो, मतलब कोई ऐसी चीज जिसका हम क्या करें स्वरूप आसानी से बदल ना सके, आसानी से बदल ना सके, वो तो इसमें आता है। और इस वाले में द्रव में क्या भैया, द्रव में जैसे आप पानी लिए, 1 लीटर पानी लिए, अब 1 लीटर पानी अगर लिए हैं तो चाहे आप उसको बॉटल में रखिए 1 लीटर पानी को, चाहे आप बाल्टी में रखिए, चाहे आप भगोने में रखिए, किसी में भी रखिए, वो रहेगा 1 ही लीटर। कितना रहेगा? 1 ही लीटर रहेगा। तो वही बात कहती है कि आयतन जो होता है इसका निश्चित होता है। मतलब 1 लीटर पहले भी था, लीटर क्या है? आयतन है। लीटर आयतन है। 1 लीटर पहले भी था जब बॉटल में रखे थे, 1 लीटर अब भी है जब उसको बाल्टी में रखे, जब भगोने में रखे तब भी 1 लीटर है, जब उसी को ड्रम में डाल दे तब भी वो 1 लीटर है। तो एक बात आपको क्लियर हुई होगी कि आयतन कैसे निश्चित होता है। अब बात आई कि आकार की। आकार भैया जब आप बॉटल में रखोगे, जब आप क्या करोगे, बॉटल में रखोगे 1 लीटर पानी को, तो शायद काफी ऊंचाई तक भर जाए, काफी ऊंचाई तक भर जाए। और उसी 1 लीटर पानी को अगर आप बाल्टी में रखोगे तो बहुत कम ऊंचाई तक भरेगा। भगोने में रख दोगे बहुत थोड़ा सा हल्का ऊंचाई तक भरेगा बस, और ड्रम में रख दोगे शायद और कम ऊंचाई तक जाए। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है, जब बॉटल में था तो उसका आकार एक बेलनाकार का था, मतलब लंबा था। जैसे हम आपको एग्जांपल दिखाएं, ये आपका जैसे बॉटल है, तो इस बॉटल में आप देख रहे हैं, अगर इसमें आप पानी को भरोगे तो अगर 1 लीटर पानी भरोगे लगभग यहाँ तक जाएगा, ठीक। अगर इसी 1 लीटर पानी को बाल्टी में रख दोगे तो बाल्टी बहुत होगा, बाल्टी का आकार जो होता है ज्यादा होता है, फैला होता है, तो उसका लेवल ऊंचाई का जो होगा ज्यादा इतना आएगा, या बहुत इतना आएगा, लेकिन पहले बॉटल की तुलना में कम ही रहेगा। भगोने में रख दोगे, भगोना बहुत बड़ा होता है, उसमें रखोगे थोड़ा सा आपकी ऊंचाई मिलेगी। मतलब आकार क्या हो रहा है? बदल रहा है। बॉटल में रखे थे तो एक बेलनाकार मिला, काफी ऊंचाई तक था, और बाल्टी में रखे तब भी कुछ बेलनाकार था, लेकिन उसमें क्या है, ऊंचाई और कम है। भगोने में रखे और कम हो गए। इस प्रकार से यहाँ से बात क्लियर हो जाती है कि आपका आयतन तो निश्चित होता है बट आकार अनिश्चित होता है। समझ में आई बात? देखा जाए जैसे इसमें लिखेंगे वही बात, आयतन निश्चित किंतु आकार अनिश्चित, किंतु आकार अनिश्चित होता है। और इनके बीच जो अणु होते हैं भैया, अणु बहुत दूर दूर होते हैं, इसकी तुलना में दूर दूर होते हैं, और अणुओं के बीच आकर्षण बल कम होता है। उसी कारण आकर्षण बल कम होने के कारण ही इससे अणु क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। समझ में आई बात? इसमें देख रहे हैं आप बहुत नजदीक नजदीक है, इसमें बहुत, इसकी तुलना में अणु दूर दूर है। समझ में आई बात? अब बात आई गैस की। गैस में क्या होता है, गैस का ना तो आकार निश्चित होता है ना तो आयतन निश्चित होता है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि हम बॉटल में रखेंगे तो इसका आकार बॉटल के जैसा हो जाएगा गैस का।
भगोने में रखेंगे तो भगोने के जैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आयतन इसका बहुत थोड़ी मात्रा है, बॉटल में रखोगे तो घिरी रहेगी, भगोने में रखे तो बढ़ जाएगी, पूरे भगोने में फैल जाएगी गैस। तो आयतन भी निश्चित नहीं है और आकार भी निश्चित नहीं है। तो क्या लिखेंगे, आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। और इनके बीच अणु जो होते हैं भैया, अणु बहुत दूर दूर होते हैं, सबसे अधिक दूर दूर होते हैं, ठीक, सबसे अधिक दूर दूर होते हैं। इसमें आप देख रहे हैं भैया कुछ इसकी तुलना में कुछ दूर दूर था, लेकिन इसमें तो और भी अधिक दूर दूर है। इनके बीच दूर क्यों होते हैं, इन मतलब कि गैस में अणु दूर दूर क्यों होते हैं, क्योंकि अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम लगता है, ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाते हैं, अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्या होते हैं, अणु बहुत दूर दूर होते हैं। अब बात आई आपके भैया प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा भैया की पदार्थ की चौथी अवस्था है और ये दुनिया की सबसे गर्म अवस्था है, सबसे गर्म अवस्था है, सबसे गर्म अवस्था है। तो इसमें भैया आपका जो अवस्था है, जैसे कुछ लोग तो कहते हैं इसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ जानकारी है। आप लोग ग्रेजुएशन लेवल में जाएंगे, पीजी वगैरह करने जाएंगे तो वहाँ पर इनकी अलग अलग बुकें ही हैं प्लाज्मा की। तो जानकारी बहुत कुछ है, बस जानकारी देने वाला होना चाहिए आपको। जो आपकी प्लाज्मा अवस्था भी है, आपकी इतनी एक गर्म अवस्था है कि यहाँ पर कोई भी पदार्थ जाए, पदार्थ मतलब हम आप लोग कोई भी वस्तु हो, जाने के बाद क्या होगी, तुरंत पिघल जाएगी, तुरंत के तुरंत क्या होगी, पिघल जाएगी। इसलिए ये क्या होता है, बहुत गर्म अवस्था होती है, मतलब कि गर्म अवस्था होती है, इसलिए क्या होती है, कोई भी पदार्थ जाता है तो पिघल जाता है। तो ये जो होता है आपका जो सूर्य है भैया, जैसे सूर्य है, ठीक, तो सूर्य में क्या होते हैं, 3 प्रकार के परतें पाई जाती हैं, 3 प्रकार की परतें पाई जाती हैं। सबसे अंदर वाली परत को क्या बोलते हैं, कोर स्फीयर, क्या बोलते हैं, कोर स्फीयर। उसके बाहर वाली परत को बोलते हैं क्रोमोस्फीयर, क्या बोलते हैं भैया, क्रोमोस्फीयर। सबसे बाहर वाली परत को बोलते हैं आयनोस्फीयर, क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर। तो आपकी जो ये अवस्था है तो प्लाज्मा, इसमें तक आए थे तो आपका अणु गैस में बदलता था, लेकिन जब आप इसमें आएंगे प्लाज्मा में, वही अणु जो होते हैं पदार्थ के आयनों में टूट जाते हैं। किसमें टूट जाते हैं, पदार्थ के अणु आयनों में टूट जाते हैं। जैसे आप काम बता दें कि Al+3 Na+, ये सब क्या है, आयनों में टूटते हैं। तो इसमें अगर आपकी प्लाज्मा अवस्था में चला जाए पदार्थ तो क्या होता है, अपने आयनों में टूट जाता है। तो हम वही चीज बता रहे हैं आपका, जो ये सूर्य है, सूर्य की 3 परत होती है। सबसे अंदर वाली परत को बोलते हैं कोर स्फीयर, उसके बाहर वाली परत को बोलते हैं क्रोमोस्फीयर, सबसे अंदर वाले परत को बोलते हैं आयनोस्फीयर। तो
जो आयनोस्फीयर होती है भैया वो सबसे गर्म होती है। ये क्या है? सूर्य की जो एक बाहर वाली परत है ये बहुत गर्म होती है। यहाँ पर कोई पदार्थ जाता है तो आयनों में बदल जाता है। इसलिए माना गया है कि सूर्य में ये जो आपकी लास्ट वाली ऑर्बिट है, आउटरमोस्ट ऑर्बिट, मतलब कि सबसे अंतिम वाली कोष जो है आयनोस्फीयर होती है। इसका नाम भी पड़ा है। यहाँ पर कोई भी पदार्थ जाएगा तो अपने आयनों में बदल जाता है। इसलिए कहा गया कि इस लास्ट वाली कोष में प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। प्लाज्मा अवस्था में आपका बहुत सारी जानकारी है। जैसे आपके सामान में जो आपका क्या कहते हैं, यहाँ पर रो की वैल्यू 0 हो जाती है और म्यू बराबर म्यू 0 हो जाता है और कंडक्टिविटी सिग्मा क्या है, इसमें सिग्मा 0 हो जाता है। इस तरीके से क्या करते हैं, इसमें आगे तमाम तरह के बातें आती है। तो ये सब खैर बातें आपके काम की नहीं है, सब ग्रेजुएशन लेवल की है। तो ये रही आपकी प्लाज्मा की थोड़ी थोड़ी बातें। और प्लाज्मा का क्या यूज है और क्या आपके इससे बचने के उपाय भी हैं। जैसे आपका प्लाज्मा अवस्था है, आने वाले समय में आप जानते हैं कि देश इतना विकसित हो चुका है कि यहाँ पर परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, तमाम तरह के बम क्या है खोजे जा चुके हैं। अगर ये बम क्या हो विस्फोट हो जाए, जो आपका परमाणु बम है, तो शायद दुनिया में कोई भी चीज बचने वाला नहीं है। अगर एक बार वो एक्टिवेट हो गया तो फ्यू सेकेंडों में ही आपकी पूरी की पूरी दुनिया जो है, पूरी की पूरी पृथ्वी जो है आयनों में बदल जाएगी। जो समुद्र वगैरह आप देखेंगे सब के सब मेल्ट होकर पिघल जाएंगे, हम आप पिघल जाएंगे। इस तरह की ये अवस्था है। समझ में आ रही बात? तो जो आपकी प्लाज्मा अवस्था है, जैसे आपका ये आने वाले समय में युद्ध वगैरह होगा, तो हाँ हम बता रहे थे पहले आपको कि जो परमाणु बम एक्टिवेट होगा तो सारे के सारे चीजें पिघल जाएंगी। तो उस समय क्या होगा, बचने के लिए एक बनाया जाता है कवच। क्या बनाया जाता है? कवच, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? शील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शील्ड, कवच। जब आपका परमाणु बम, एटम बम एक्टिवेट होगा तो इस प्लाज्मा अवस्था में एक ऐसी प्रकार की, मतलब कि इनके अंदर फील्ड होती है जिससे ये चारों तरफ एक दीवार नुमा फील्ड उत्पन्न करते हैं। उस फील्ड मतलब क्षेत्र, उस क्षेत्र में कोई भी चीज जाए, आप एक बार किसी गोली भी मारेंगे, अगर उसके चारों तरफ प्लाज्मा अवस्था की फील्ड है तो वहां पर गोली भी क्या हो जाएगी, आपकी पिघल जाएगी। तो जब आपका एटम बम एक्टिवेट होगा, जो आपका ये प्लाज्मा अवस्था का शील्ड बनाया रहेगा, कवच बनाया रहेगा, उसमें आप क्या कर सकता है, अपना बचाव कर सकता है उस एटम बम से। पूरी की पूरी दुनिया विनाश हो जाएगी। जो इस अवस्था का यूज किया रहेगा, जो इसके अंदर रहेगा, वही अकेले बचेगा, वही दुनिया पर राज करेगा। फिर से मानव की उत्पत्ति होगी। समझ रहे बात को? तो ये होता कैसे है? ये एक प्रकार से जैसे शील्ड बनाई जाती है, मतलब एक रूम बनाया जाता है चारों तरफ, एक जैसे दीवार हम आप लोग बनाते हैं कमरे की, वैसे मैग्नेटिक फील्ड की दीवार बनाते हैं। कोई भी चीज इसमें जाएगा तो पिघल जाएगा। ये तो इसकी क्या रहे, यूज रहे। दूसरी बात, आने वाले समय में जैसे युद्ध वगैरह होंगे तो वहां पर प्लाज्मा अवस्था उत्पन्न कर दी जाएगी। कोई भी गोली मारता है, कुछ भी करता है, उसमें आकर के सभी की सभी चीजें क्या हो जाएंगी, पिघल जाएंगी। या जहां पर युद्ध का मैदान रहेगा, प्लाज्मा अवस्था एक्टिवेट कर दिया जाएगा, उत्पन्न कर दिया जाएगा।
किसी तरीके जिस तरीके से ये बनाई जाए, मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर बनाई है, तो वहाँ पर जितने भी सैनिक हैं इसमें आने के बाद सब तुरंत के तुरंत पिघल जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका यूज युद्ध में भी किया जाता है, इसमें किया जाता है, युद्ध में भी किया जाता है। ये ऐसे बहुत सस्ती चीज नहीं है, ये अरबों खरबों वाले लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लाज्मा की कहानी तो बहुत लंबी है भैया, तो यहाँ पर प्लाज्मा की कहानी को रोक करके हम थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं, नहीं तो प्लाज्मा की ही कहानी चलेगी। तो आइए देखते हैं पांचवी अवस्था क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये भैया आपकी एक ऐसी अवस्था है जिसको सबसे पहले खोजे थे जगदीश चंद्र बोस। किसने खोजा भैया? जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने खोजा था। जब ये एक प्रकार के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे नहीं, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे नहीं, इन्होंने इस अवस्था को खोजा, तो जहां पर ये प्रूफ होता है कि हाँ ये इनका कहा गया एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट या कहा गया कथन सत्य है, तो वहां पर जब ये अपने रिसर्च पेपर को भेजे तो क्या हुआ कि इनको मान्यता नहीं दी गई, मतलब बताया गया कि ये सही बात नहीं है जो आप बता रहे हैं। तो ये जो जगदीश चंद्र बोस थे, इन्होंने आइंस्टीन के पास भेजा। ये दोनों वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस और आइंस्टीन लगभग एक दूसरे के समकालिक ही थे, मतलब कि एक ही समय में लगभग दोनों लोग थे, कुछ ही दिनों का फर्क था। तो इन्होंने जब आइंस्टीन के पास भेजा तो आइंस्टीन ने देखा, तो उस पर विचार विमर्श किया, उसके बारे में अध्ययन किया, तो उनको भी लगा कि हाँ यार ये तो सही बात बता रहे हैं, ये चारों में से कोई भी नहीं है, ये सबसे अलग अवस्था है। तो जब आइंस्टीन ने अपने द्वारा इस रिसर्च पेपर को जहाँ पर ये प्रूव किया जाता है भेजे, तब इनकी बात को, भाई ये बड़े वैज्ञानिक थे, इनकी बात को क्या किया गया, मान लिया गया। तब वहीं पर क्या हुआ, उस अवस्था का नाम क्या पड़ गया, कंडेंसेट। मतलब खोजा जगदीश चंद्र बोस ने, इसलिए पहले अवस्था के नाम में बोस लग गया। प्रूव करवाया आइंस्टीन ने, प्रूव करवाया आइंस्टीन ने, अवस्था का नाम कंडेंसेट, इसलिए नाम पड़ गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये जो अवस्था होती है भैया, ये आपके दुनिया की सबसे ठंडी अवस्था है। कैसी अवस्था है भैया? सबसे ठंडी अवस्था है। तो ये रहा थोड़ा थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन हमने दिया, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इस प्रकार से आप लोग नोट करिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे, फर्स्ट चैप्टर के बारे में कुछ विचार विमर्श करेंगे, पढ़ाएंगे। तो इसको नोट करिए और नोट्स को बनाते चलिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट डे। जुड़े रहिए, तब तक के लिए लक्ष्य करने से सफलता अवश्य मिलेगी। जय हिंद।